अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। होप सो आपने दुरूद शरीफ पढ़ ली होगा। चले बढ़ते अपनी फ़िल्म की तरफ। फ़िल्म का आगाज़ एक शख्स केल्विन से होता है जिसकी बीवी अना इतनी बीमार है कि किसी वक्त भी मर सकती है। क्लू अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और उसे किसी सूरत खोना नहीं चाहता, इसलिए वो सोचता है कि वो एक पेंटिंग रसूम के ज़रिए इसकी रूह को कैद कर लेगा, तस्वीर में कैद कर लेगा ताकि वो हमेशा क्लू के साथ रह सके। ये रसूम 20वीं सदी में आम थी। इन्हें अपने लोग अपने प्यारों की मौत के बाद इनकी रूहों को तस्वीर में कैद करने लगते थे ताकि वो इनके साथ हमेशा बातचीत कर सकें। लेकिन अब ये रसूम ख़त्म हो चुकी थी और क्लू भी ये पहली बार कर रहा था। उसे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इसके बारे में। वह कनूस तैयार करता है, कुछ मोमबत्तियाँ जलाकर रसूम अदा करता है, लेकिन अना की रूह तस्वीर में नहीं आती और वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीछे से दिखाया जाता है कि कैनूस पर रंग उभरने लगता है। अब वहाँ एक पेंटिंग बन जाती है, लेकिन वो अना की नहीं थी। वो एक खौफनाक औरत की तस्वीर थी जिसके हाथ डरावने और चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखें अंधेरे में शैतान की तरह चमक रही थीं। जब क्लू वापस आता है तो ये तस्वीर देखकर चौंक जाता है। वो इस तस्वीर को जलाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जलती और औरत अचानक तस्वीर से निकलकर क्लू पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ अना को होश आ जाता है और वो कुछ लम्हों के लिए उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये सब अना का ख्वाब था, लेकिन अना का ये ख्वाब नहीं था, क्योंकि क्लू उसके सामने हकीकत में बैठा हुआ था और अजीब सी चेहरे के साथ बैठा हुआ था। इसका चेहरा अजीब रंग का था और वो पागलों की तरह हंस रहा था। यहाँ से सीन कट होता है और 5 महीने बाद हम देखते हैं कि अना की बहन एल्विन इसके ख़ानदान की कुछ माली हालत बेहतर ना थी। एल्विन के ख़ानदान को देखते हैं, इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि एल्विन के शौहर का कारोबार भी ख़राब जा रहा था और वो कई बिल्स अदा नहीं कर पा रहा था। एक दिन डाकिया एल्विन के घर आता है और बताता है कि अना और इसका शौहर दोनों मर चुके हैं, इसलिए अना की सारी जायदाद एल्विन के नाम मुंतकिल हो गई है। एल्विन ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अना ने एक बड़े घराने में लव मैरिज की थी और एल्विन का अपने ससुराल से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। फिर भी सारी जायदाद इसे दे दी गई थी। इनको अना का घर और $100 दे दिए जाते हैं और हदायत दी जाती है कि वो वहीं जाकर रहें। पूरी फैमिली अपना सामान पैक करके अना के घर चली जाती है। जब वो अना के महल नुमा घर में पहुंचते हैं तो वहाँ के बेशुमार पेंटिंग्स लगी होती हैं, जिन्हें देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि एक घर में इतनी तस्वीरें क्यों। इनमें वही खौफनाक औरत की तस्वीर भी थी जिसकी रंग अब भी गीले थे, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। एल्विन इसे हटाकर अटारी में रख देती है, क्योंकि वो नंगी थी और एल्विन की छोटी बेटी के देखने के काबिल नहीं थी। रात हो जाती है और वो सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। एल्विन की बेटी इस तस्वीर से परेशान होने लगती है जो इसके कमरे में लटकी हुई थी। इसे महसूस होता है जैसे वो मार तस्वीर में से मुसलसल इसे घूर रहा है। वो तस्वीर को हटाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन जितना भी जोर लगाती है वो तस्वीर अपनी जगह से नहीं हिलती और लटकी रहती है। तंग आकर वो सो जाती है और रात को दिखाया जाता है कि वो मर्द तस्वीर से निकलकर इसकी चोट। दूसरी तरफ एल्विन का शौहर भी किसी की सरगोशी की आवाज़ सुनता है और किसी का साया देखता है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलता है तो कोई नहीं होता। सुबह एल्विन की बेटी अपनी कटी हुई चोटी देखकर गुस्से में आ जाती है। वो समझती है कि इसकी छोटी बहन ने ऐसा किया है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। मगर एल्विन अपनी छोटी बेटी को डांट कर कहती है कि वो अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगे। वो माफ़ी मांगती है मगर बार बार कहती है कि मैंने ये नहीं किया। खैर कुछ वक्त बाद सब अपनी रूटीन में लग जाते हैं। एल्विन सफाई करने लगती है और इसकी छोटी बेटी घर में ही होती है। शीशे की सफाई के दौरान एल्विन को घर में लगता है कि जैसे पेंटिंग में कोई हरकत कर रहा है। वो पीछे देखती है तो कुछ नहीं होता। वो इसे वहम समझकर इग्नोर कर देती है। फिर अचानक इसे किसी बच्चे के डरने और हंसने की आवाज़ आती है। वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है, जहाँ से इसे एक केबिन बंद होता नजर आता है, जैसे कोई बच्ची इसके अंदर गई हो, लेकिन इसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। फिर रात हो जाती है। एल्विन की बेटी ने इस तस्वीर पर कपड़ा डाल दिया है जो इसे डरा रही थी। फिर वो सो गई, लेकिन रात को इसे फिर लगता है कि किसी ने इसके बाल काटे हैं और उठकर देखती है कि इसकी बहन कमरे में नहीं है और फिर देखती है कि वो कपड़ा हिल रहा है जिसके ऊपर इसने जिस पेंटिंग के ऊपर इसने कपड़ा डाला था, वो कपड़ा और पेंटिंग दोनों हिल रही हैं। सुबह उठ को ये बात वो अपने माँ बाप को बताती है। अब सबको एहसास होता है कि यह घर अज़ेब ज़दा है। एल्विन की गैर हाज़िरी में शौहर नीचे बेसमेंट में जाता है। एल्विन इसे कहती है कि हमें फ़ौरन ये घर छोड़ना है। वो सब हाँ कहते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एल्विन बेचैन है। वो एडम शौहर को बताती है कि लोग कहते हैं कि अना का कत्ल हुआ था और हो सकता है इस रात क्लू ने रसूम किया हो जिसकी वजह से अना मरी हो, और वो रसूम वाली किताब देखी है और पता लगाती है कि ये किताब कहाँ से आई थी और वहाँ जाती है और वो औरत इसे बताती है कि इन सब तस्वीरों में कोई लोगों की रूहें कैद हैं।
ये रसूम किसी वक्त ठीक मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाज़ औक़ात ख़तरनाक रूहें भी आ जाती थी, इसलिए रसूम पर पाबंदी लगा दी गई थी। एडम को तहकीक से पता चलता है कि एक शौकनाक पेंटिंग वाली औरत का नाम स्कंड्रा था और इसके मरने के बाद इसके ख़ानदान में बहुत सी अमवात और पुरस्रार गायब होने के वाक़यात पेश आए। वो ख़ानदान कोई और नहीं बल्कि फ्रांको ख़ानदान था, जहाँ अना की शादी हुई थी। अब लानत एल्यूइन के ख़ानदान तक पहुँच चुकी थी। वाहिद हल ये था कि वापस इसी घर जाकर इस लानत को ख़त्म करें। एल्यूइन और एडम दोबारा इस घर में जाते हैं। बेसमेंट में पुरानी अशिया के डब्बे से स्कॉटलैंड का लॉकेट और खतूत निकालते हैं। जैसे ही लॉकेट छोड़ती है, रूहें हरकत करने लगती हैं। एडम को ऊपर एक पेंटिंग हमला करती है और उसे उल्टा कर नीचे ज़मीन पर पटक देती है। नीचे एडम ओप्लेन को बचाता है और तमाम तस्वीरें जला देते हैं। पुरानी अशिया के जलते ही सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगता है। आरकार वो रसूम दौड़ाते हैं और स्कंड्रा की रूह वापस तस्वीर में लाते हैं, लेकिन वो कहती है कि लानत ख़त्म नहीं होगी जब तक इसके शौहर की रूह भी ना आएगी। माजी की कहानी सुनाई जाती है कि स्कंड्रा के शौहर ने वादा खिलाफ़ी की थी, इस वजह से वो बदरूहें बन गई थी और बदला लेने लगी थी। एडम एतराफ़ करता है कि स्कंड्रा ने इसे काबू में लिया था और वो इसके साथ गलत ताल्लुकात आ चुके थे। एल्यूइन ये सुनकर टूट जाती है। एडम अपनी जान देकर स्कंड्रा के साथ तस्वीर में चला जाता है। आखिर में एडम की बेटी दोबारा आती है और पेंटिंग जला देती है, जिससे भाई आज़ाद हो जाता है। लेकिन कहानी इस वक्त ख़त्म होती है जब दिखाया जाता है कि एक और पेंटिंग बाकी है, जिसमें कैंची वाला आदमी था। इसका मतलब था रसूल